बच्चों, आज हम व्याकरण विधि के अंतर्गत कक्षा 9वीं 10वीं के लिए संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत पढ़ेंगे संधि को। किसको पढ़ेंगे? संधि को। चलिए आइए पढ़ते हैं संधि। ये है बेटा संधि, ठीक है ना? क्या है ये? संधि। ये तीसरा अध्याय है और आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं संधि। जैसा कि आप देख रहे हैं ये संधि प्रकरण है ना, तो दो वर्णों के आपस में मिलने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। विद्याधनालय बराबर विद्यालय, इसमें बड़े की मात्रा है यानी बड़ी आ की मात्रा है। यह परिवर्तन तीन प्रकार से दिखाई देता है। पहला, कहीं कहीं दोनों वर्ण में परिवर्तन होता है, जैसे तद शिवा तत् शिवा। यहाँ ता का क्या हुआ है? चा में, और शा का छा में परिवर्तन हो गया है। दूसरा है कहीं कहीं एक वर्ण में परिवर्तन होता है, जैसे प्रति एकम यानी प्रत्येकम। यहाँ पर जो ई है वो या में परिवर्तन हुआ है। फिर तीसरा है कि कहीं कहीं दोनों वर्णों के स्थान पर एक नया वर्ण आ जाता है, जैसे महा धन ईशा, तो क्या बन गया? महेश। यहाँ पर आ और ई के स्थान पर नया वर्ण क्या आ गया है? ए आ गया है। तो अब इस प्रकार से हम पढ़ रहे हैं संधि प्रकरण। संधि के भेद। संधि कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। कौन कौन सी? सबसे पहले आती है स्वर, जिसको हम अच संधि भी बोलते हैं। दूसरा है व्यंजन, जिसको हम हल संधि बोलते हैं। तीसरा है विसर्ग संधि। चलिए आइए पढ़ते हैं हम स्वर संधि के विषय में। स्वर संधि के विषय में समझेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। अगला है इसका स्वर संधि, ये दिया है। अच संधि, जिसको हम क्या बोलते हैं? अच संधि। स्वर का स्वर से मेल होने पर जब स्वर में परिवर्तन होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भेद ये दिए हुए। स्वर संधि के भेद पहला दीर्घ संधि, गुण संधि, वृत्त संधि, यण संधि, अयादि संधि, है ना, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रकृति भाव संधि। ये संधियां आपको आपके बुक में दी हुई हैं। आपको बहुत अच्छे से इनको समझना है और पढ़ना है। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसके आगे क्या है? इनके जो उदाहरण है, पहला आता है दीर्घ संधि। अतः सवर्ण दीर्घ, यदि ह्रस्व दीर्घ आ ई उ का रू स्वरों के पश्चात ह्रस्व दीर्घ आ ई उ या रू स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ ई उ और रू हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको ये दिख रहा है, आ धन आ बराबर ये आ ही होगा। ई धन ई बराबर ई होगी। उ धन या उ आए तो बड़ा ही होगा। ये आप देख रहे हैं, बड़ी, बड़ा आ, बड़ा उ। और रू धन रू भी आए तो इसमें बड़ा ही होगा रू, ठीक है ना? अब इसके उदाहरण समझ लेते हैं कौन कौन से हैं। जैसे पुस्तक धन आलय, ठीक, क्या बना? पुस्तकालय। पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय, विसर्ग का उच्चारण आना चाहिए। फिर देव धन आशीष, क्या आया? देव आशीष। अगला हम देखते हैं और कौन कौन से बनते हैं या की मात्रा वाले। फिर है दैत धन आरी, ये है दैत्यारी। इसमें साम में काय की मात्रा लगी है? आ की मात्रा है, बड़ी मात्रा। क्या कहते हैं इसको? बड़ी मात्रा, है ना? बड़ी मात्रा, बड़ी मात्रा वाले शब्द, जैसे कि हमने बताया आपको, बड़ी मात्रा वाले शब्द, ठीक है ना? ये उसको हम क्या कहते हैं? दीर्घ संधि। कौन सी संधि हुई? दीर्घ, है ना? चलिए दैत्यारी यानी दैत्यारी, चाधन अपी या चापी, यहाँ भी हम टिक लगाते हैं। विद्याधनार्थी, विद्यार्थी, गिरिधन इंद्र, गिरीन्द्र, कपिधन ईशः, कपीशः, महीधन ईशः, महिषः। फिर नदीधन ईशः, नदीशः, लक्ष्मीधन ईश्वरः, लक्ष्मीश्वरः, सुधन उक्ति, सूक्ति जो की मात्रा वाली, भानुधन उदयः, भानुधरः, पितृधन ऋणम, ये रू की मात्रा वाली पितृ। चलिए आगे देखते हैं कौन सी इसमें संधि है, कौन सी संधि के विषय में। अब हम पढ़ेंगे दूसरा गुण संधि, आद गुण, है ना? यदि आ या आ के बाद ई या ई या ये शब्दों के बाद यदि ये शब्द आते हैं, दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगी? ए का दे। इसी तरह आ और आ के बाद यदि उ आए तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाएगा। मतलब कहने का ए और ओ की मात्रा वाले शब्द जहां आप देखें तो
सीधा आप समझ जाए कि कौन सी